हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे सामान्य भूगोल, और इस पे हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। और आज के टॉपिक में उन प्रश्नों को हल करने को मिलेगा, जैसे कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरता है, भारत की बाउंड्री कौन कौन देशों के साथ लगती है, कौन से बड़े राज्य हैं, कौन से छोटे राज्य हैं, ठीक है, क्या स्टेटस है। कुल मिलाकर जो सारे जो प्रश्न है आपका इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग शुरू करेंगे उसमें। ठीक है, उसमें आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, फिर उसका अक्षांशीय और अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा, भारत का और कर्क रेखा को देखने को मिलेगा, मानक समय देखने को मिलेगा, सीमावर्ती जो है देश देखने को मिलेगा, सबसे दूर में कौन सा पॉइंट है, सबसे नज़दीक में कौन सा पॉइंट है भारत के संदर्भ में। इन तमाम प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा भारत के लिए सही है, भारत के संदर्भ में। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के मामले में भारत जो है नंबर 1 हो गया, दूसरे पे आता है चाइना। क्लियर है, आप इस फैक्ट को याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन में चीज़ों को अपडेट नहीं किया गया है। कुछ कुछ प्रश्न जो है जिनको अपडेट किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आपको अपडेशन के लिए बता दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। तो निम्नलिखित कथन में से कौन से भारत के बारे में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। देख लीजिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 मतलब पूरा वर्ल्ड का जितना भी एरिया है ना स्थल के रूप में, उसका 2.4 भाग जो है ना भारत के पास है। और 82 डिग्री एंड हाफ पूर्वी देशांतर का उपयोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा। क्लियर है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन को। क्षेत्रफल के हिसाब से या दृष्टि से भारत विश्व का के देशों में कौन सा स्थान है, तो हम सभी जानते हैं 7वें नंबर पे आता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। जिनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, नीचे दिया होता है, लेकिन हम यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे, और जहाँ पे जरूरत होगा कहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने का वहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 2010 में एमपीबीसीएस में पूछा गया है ये। और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु लेकिन इस पे जो पॉपुलेशन रहता है ना पूरा वर्ल्ड का 17% जो है पॉपुलेशन यहाँ पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5% हो जाता है। आप अगर चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, देखिए भारतवर्ष में जो लगभग जो गांव है 6,40,000, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में गया है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है, देखिए सही नहीं है क्योंकि भारत का राज्य जो है 26 नहीं है बल्कि 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें गलत, क्योंकि हमें गलत बताना है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है या असत्य है, तो देखिए सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में गुजरता है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो सूर्योदय देखने को मिलेगा ना भारत में, वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे अंतिम में आपको गुजरात में। अगर 6 बजे निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में ना सनराइज होता है 6 बजे, तो गुजरात में आपको 8 बजे के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 घंटा पीछे चलता है वो। अब थोड़ा देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ये रहा, अक्षांशीय विस्तार को हमको देखना था। एक ही प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं। देखिए भारत जो है ना विस्तृत कितना है, तो जो अगर भारत का जो लोकेशन देखेंगे तो कितना हो जाता है, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, साथ ही 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 जो है पूर्व में ये फैला हुआ है। और ये कर्क रेखा जो है ना भारत को लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। एक और देख लीजिए, IAS 2010 में पूछा गया था कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है ना निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है। अक्षांश मतलब ये वाला, जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये जो रेखा बना होता है इमेजिनरी वाला, इसको अक्षांश बोलते हैं। और यही रेखा जो है सिक्किम से भी पास होता है एक रेखा, तो बताइए कौन से राज्य से और पास होगा। यहाँ पे राजस्थान देखने को मिलेगा आपको, जो कि सिक्किम और राजस्थान का जो अक्षांश है ये वाला लाइन दोनों का सेम है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है
जैसलमेर। फिर देखेंगे हम लोग कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है, देखिए उस वक्त जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ था, जब दोनों कंबाइंड में थे, उस वक्त जो है बिहार से भी गुजरता था। लेकिन अब जो वर्तमान में बिहार से नहीं गुजरता है बल्कि झारखंड से गुजरता है। और टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरता है। आगे प्रश्न में देख लेंगे हम लोग। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से कौन सा गुजरता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से और मिजोरम से। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। कितने भारतीय प्रदेशों में होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों में। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है, वो भी हमारा जो कैपिटल है झारखंड का, रांची में, वहां से आपका जो है कर्क रेखा गुजरता है। ओके, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कर्क रेखा जो है किन राज्यों में सबसे लंबा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है और राजस्थान में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मणिपुर से नहीं गुजरती बल्कि त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, ये तीनों जगह से क्या होती है, गुजरती है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो देखिए गांधीनगर जो है ना कर्क रेखा के काफी नजदीक में है। इसका आप अक्षांश देख लीजिए। ठीक है, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री जो डिग्री लाइन है वो आपके अर्थ से गुजरता है, उसी को कर्क रेखा बोलते हैं। तो सबसे नजदीक में कौन सा है, गांधीनगर। क्लियर है। फिर देख लीजिए निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट में है। तो कोलकाता जो है काफी निकट में है। इसका अक्षांश को हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांट देता है। तो हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर से में स्थित है। तो देखिए झारखंड से तो बीचों बीच गुजरता है तो ये तो नहीं होगा, मणिपुर हो जाएगा क्योंकि त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों जगह से आपको जो है कर्क रेखा गुजरती है और इसके उत्तर में जो है मणिपुर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा देखने को मिला था, जातीय जो हिंसा वहां पर देखने को मिला था, जहाँ पे मताई ट्राइब और कुकी ट्राइब के बीच में जो असमंजस स्थिति देखने को मिला, इस कारण से ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण बन जाएगा। जून के माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि सबसे अधिक होगी। देखिए जब सूरज जो है ना उत्तरायण होता है, जब नॉर्थ की ओर मूव करता है ना, तो वहां पे दिन की जो है इन रीजन में जो भी स्टेट या कंट्री पड़ते हैं वहां पे जो है दिन की अवधि लंबी होने लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो चेन्नई तो आपका दक्षिण में पड़ जाएगा, हैदराबाद भी दक्षिण में पड़ जाएगा, भोपाल भी दक्षिण में पड़ जाएगा, लेकिन दिल्ली जब उत्तरायण होता है तो वहां पर दिन की अवधि लंबी होने लगती है। इसलिए देखेंगे कि गर्मियों के समय में जो है दिन बहुत बड़ा होता है और जाड़े के दिन में, ठंड के मौसम में क्या होता है, दिन काफी छोटा होता है क्योंकि उस समय दक्षिण में होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। तो यहाँ पे जबलपुर देखने को मिलेगा आपको, तो कर्क रेखा के नजदीक पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसका चांस दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी आप देखिए होगा ना, कर्क रेखा को 2 बार काट दिया। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है बार बार एग्जामों में, अब देख लीजिएगा इसको। फिर मानक समय को देख लेते हैं थोड़ा सा। जब भारतीय मानक समय के अनुसार यमयोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो स्थान की अवस्थिति क्या होगा। 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। क्यों, क्योंकि अर्धरात्रि जब हो रहा है और सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं ना, तो उसमें ऐड हो जाता है 90 डिग्री ऐड हो जाएगा 82.5 डिग्री में, तो कुल 172 डिग्री हो जाता है ये। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटों का अंतराल है। तो 2 घंटों का अंतराल है, जिसको हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है।
कौन सा सही पूछ रहा है, ये गलत हो जाएगा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीचों बीच है, बिल्कुल सही। बेंगलुरु की अवस्थिति और चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ये। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन में, सारे को अटेम्प्ट नहीं करना, सारे नहीं बनाने, आपको कम से कम 110 प्लस जो है सही कर लेना है। बाकी तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के ही पता चलेगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया गया है, तो काफ़ी संभल के बनाना होगा प्रश्नों को, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव भी जा सकता है। पूरा यूपीएससी पैटर्न पे हो गया एकदम। और यूपीएससी दीजिए चाहे बीपीएससी दीजिए, दोनों का स्टैंडर्ड जो है इक्वल देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? बस सीसैट का थोड़ा सा फर्क है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद जो है ना सीसैट का भी जो है बिहार में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भारतीय मानक समय जो है देशांतर के निकट है? तो यहाँ पे रीवा हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखते हैं, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 ओके। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्य है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2:30 हो जाएगा यहाँ पे। ये सिंपल सा इक्वेशन है, आपके इक्वेशन को जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। भारतीय मानक समय के यमोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र में जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लाइन होता है ये नहीं गुजरता है, बल्कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ये होता है, गुजरता है, और उड़ीसा से भी गुजरता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखाएं 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद, यूपी में है ये। फिर है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप ले जाया जाता है? तो इलाहाबाद। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्यम समय जो है अंतर पाया जाता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी, ये ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जो होता है वो 5.5 घंटे का फर्क होता है, और भारत जो है प्लस में रहता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पर 6 बज रहा है तो इसमें 5:30 जोड़ दीजिए, तो भारत में टाइम ही निकल जाएगा, 11:30 होगा उस समय। फिर देखते हैं, और अगर अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा, लगभग 7 बजे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर अगर सूरज सबसे पहले निकलता है 5 बजे, तो यहाँ पर जो है ना गुजरात में को 7 बजे दिखेगा, ठीक है। और ये हमारा है प्यारा बिहार, ये हमारा प्यारा झारखंड, ये हमारा प्यारा भारत। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु हो जाएगा यहाँ पे। तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे जो है, देशांतर मतलब ये लाइन अर्थ होता है, अर्थ में ये लाइन होता है ना, तो देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंगलुरु है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ दिल्ली है, तो यहाँ पर बेंगलुरु होगा। देखिए अक्षांश में जो क्या है वो लाइक करता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये IAS 2018 में पूछा गया है। आइए सबसे दूरस्थ पॉइंट वाला देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या है क्या नहीं है। देखिए भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा आपको। अगर धरती बोलेगा, स्थल बोलेगा, तो वहाँ पे कन्याकुमारी हो जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है। भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी, और गुजरात जो सबसे दक्षिण में सबसे पूर्वी में पड़ता है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है आपका कहलाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय राज्यों भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक अपूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे भारत का वो कौन सा स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, वो हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ही वो जगह है जहाँ पे तीनों मिलता है। ये जेपीएससी का 2016 में एग्जाम में जो है पूछा गया था, और काफ़ी एग्जामों में भी पूछा गया है। अब आइए सीमावर्ती राज्य को देख लेते हैं।
देखिए, निम्नलिखित में से विचार करना है हमें और बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है या गलत। असम, भूटान और देखिए असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल से सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही। अब क्या कीजिएगा, मैप को भी देखिएगा तो मैप के माध्यम से जो है काफी आसान हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? देखिए, त्रिपुरा का मिलता है, मिजोरम का मिलता है, मेघालय का मिलता है, मणिपुर का नहीं मिलता, क्योंकि मणिपुर जो है ये नॉर्थ ईस्ट में जो है, ये अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे है और बंगाल यहाँ पे आपका, मणिपुर नहीं मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो मेघालय बनाता है, असम बनाता है, नागालैंड फिर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, नागालैंड और मणिपुर यहाँ पर बिलोंग करता है और ये जो बांग्लादेश बीचों बीच यहाँ पर बिलोंग करता है, तो नागालैंड जो है बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य जो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये जो है चारों राज्य मिल जाएंगे। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ओके। अगर किसी प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है या समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय के साथ जो है नहीं मिलता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, सिक्किम भी करता है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, भूटान के साथ जो है बिहार नहीं करता, बाकी असम करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। बिहार किसके साथ करता है? नेपाल के साथ करता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को सेंटर कहाँ कहाँ दिया है, जो 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। और इन्हीं का अगर सेंटर अगर सेम होगा तो आपस में कॉन्टेक्ट करके एक दूसरे की हेल्प भी किया जाएगा। ठीक है, ताकि आने जाने में किसी को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और लोग होते कैंडिडेट को वहाँ पर होटल्स वगैरह, रूम वगैरह, उसमें काफ़ी कठिनाई होती है। अगला प्रश्न क्या और देखेंगे, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे दिए गए 1, 2, 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं कौन कौन सा? देखिए, ये वाला इलाका जो है ना, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वाला इलाका में मिलेगा आपका सीमा विवाद, क्योंकि गुजरात और जो पाकिस्तान के एरिया है यहाँ पे सीमा विवाद है। और बी वाला इलाका में क्या मिलेगा आपको? बी वाला इलाका में मिलेगा सैन्य दलों का विनियोजन यहाँ पर। ठीक है, ये वाला इलाका, क्योंकि पीओके यहाँ पर बिलोंग करते हैं। और नदी जल पर बंटवारा जो यहाँ पर मिलेगा आपको, ये पाकिस्तान के साथ जो है, भारत के साथ जो है जल सिंधु नदी को लेकर जो काफ़ी विवाद रहता है। फिर देखते हैं हम लोग, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से अभयनिष्ठ नहीं है? असम जो है नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, असम जो है यहाँ पे पड़ता है, काफ़ी लैंडलॉक टाइप में हो जाता है। इस कारण जो है म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, बल्कि अरुणाचल का रहता है, नागालैंड करता है, मिजोरम करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम और बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का है। उसके बाद आता है चाइना सेकेंड नंबर पे, थर्ड आता है पाकिस्तान एंड फोर्थ आता है नेपाल। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन बना है वो रेड क्लिफ के द्वारा बनाया गया है, लाइन के द्वारा। और बांग्लादेश के साथ भी यही है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो ये भारत और पाकिस्तान सीमा के साथ है। मैकमोहन है चाइना के साथ, डूरंड है अफगानिस्तान के साथ। देखिए, डूरंड लाइन किसके साथ भारत के साथ सीमा बनाती है? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है कौन सी रेखा देखने को मिलेगा? तो ये अध्यारोपित सीमा होती है भारत पाकिस्तान के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाया गया है ना, वो थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया गया, एक बाहरी शक्ति के द्वारा, जो ब्रिटेन था उस समय भारत में राज्य कर रहा था। तो उसके द्वारा जो है ये बाउंड्री को डिसाइड किया गया था। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। और अध्यारोपित क्या होता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इसके द्वारा जो सुझाया गया था ना, उसी को बाउंड्री माना गया था। इसको बोलते हैं क्या? इम्पोज करना थर्ड पार्टी के द्वारा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन लाइन हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखेंगे यहाँ पे मैकमोहन रेखा जो है
सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच में, और किसके द्वारा? भारत जो है श्रीलंका से अलग हुआ है, पाक जलडमरू। अभी जो है एशिया कप हो रहा था तो उसमें भारत जो है विनर हो गया है, ठीक है, एशिया कप जीता है। फाइनल जो श्रीलंका के साथ खेला है, और श्रीलंका जो है कुल 50 रन पे ही जो है पूरी टीम सिमट गई थी, और इसमें भारतीय खिलाड़ी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। फिर है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है? यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम ही वो राज्य है जहाँ पे नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ जो है क्या होता है, बाउंड्री शेयर करता है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पर शेयर होता है। और यहीं पे एक चिकन नेक करके एक एरिया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजिक एरिया है ये, क्योंकि इस पर जो है चाइना जो है अपना कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत जो है 1 इंच भी जमीन देने वाला नहीं है, ठीक है। जवाब भी देता है भारत और समझाता भी है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसे 3 तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो देखिए त्रिपुरा जो है ना, ये तीनों 3 तरह से, मतलब इसके अगर बाउंड्री की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, या बांग्लादेश जो है तीनों तरफ से त्रिपुरा से घिरा हुआ है, ऐसा कह लीजिए। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो देखिए आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम। तो बांग्लादेश का सबसे अधिक है, सेकंड पे चाइना हो जाता है, थर्ड पे पाकिस्तान एंड फोर्थ पे नेपाल। ये बढ़ रहा है ना, ठीक है, ये टॉप पे आ जाता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे हम लोग भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन को देखेंगे भारत का। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, हम लोग माउंटेन में फोकस करेंगे। हम भारत में पर्वत को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में नहीं बल्कि नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। और इसका हाइट आप सभी जानते हैं 8,850 है मीटर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो पहली जो नारी थी वो बिशेंद्री पाल है। ये महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि अगर महिलाएं कुछ कार्य करती हैं जो कि देश में अव्वल होता है, तो बीपीएससी जो इस क्वेश्चन को टारगेट करता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, जो अगर पहली महिला बोल दी जाएगी तो जुको ताबई, ठीक है, पहली महिला। और भारत की तरफ से तो बिशेंद्री पाल। फिर देखते हैं 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला जो थी वो थी चंद्रप्रभा एतलाव। और एक खास बात है कि अगर तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं ना, चाहे वो किसी वर्ग का हो या किसी भी एज का हो, उनके लिए एज मायने नहीं रखता है, ठीक है। बाकी देशों के लिए जो है यहाँ पे एज मायने करता है कि इसी एज के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, बल्कि तिब्बत वाले लोग के लिए फ्री है एकदम, कोई एज का वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाल में ही देखेंगे तो 26 बार जो है एक शेरपा करके नाम है वहाँ पे, 26 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा जो है वो कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए सॉरी, केटू गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा भारत का, जो कि पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। फिर देखते हैं हम लोग भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? केटू। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे केटू ही होगा, ओके। लेकिन भारत का ज्योग्राफिकली अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कंचनजंगा कभी कभी दे देता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट भारत में है, लेकिन ये जो केटू जो है पीओके में है, तो विवादित एरिया है वो, क्लियर है, लेकिन वो जो है हमारा अभिन्न हिस्सा है। फिर देखेंगे हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है वो नेपाल और सिक्किम दोनों को मिक्सअप रहता है वहाँ पे, आप देखोगे तो मैप पे, इसलिए यहाँ पे बी और सी हो जाता है। फिर देखेंगे कि सही क्रम क्या है। तो अगर माउंट एवरेस्ट मिलेगा, फिर गॉड ऑस्टिन मिलेगा, फिर कंचनजंगा, ये हो गया माउंट एवरेस्ट, फिर केटू, फिर कंचनजंगा, ओके। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। नंदा देवी जो है गढ़वाल हिमालय का, गढ़वाल हिमालय का जो है क्या है, भाग है। नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो शिखर स्थित क्या है, उत्तराखंड में। देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सारे रिसेंटली 2013 में पूछे गए हैं, 2007 में पूछे गए हैं। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको, और ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है ना उसका सबसे ऊंचा चोटी है।
फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है, तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़। फिर देखेंगे पूर्व से पश्चिम आपको अरेंज करना है, पूर्व से पश्चिम ये होता है ना, तो पहले नामचा बरुआ मिलेगा, बिल्कुल सही, फिर कंचनजंगा मिलेगा, फिर माउंट एवरेस्ट मिलेगा, फिर नंदा देवी। नंदा देवी पूरा पश्चिम में है यहाँ पे, गढ़वाल वाला, वही उत्तराखंड वाला हिमालय। फिर आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, फिर मिलेगा इधर आओगे तो कंचनजंगा, फिर नामचा बरुआ जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर इसमें बोल रहा है कि भारत में कौन सा स्थित है, तो गोसाईनाथ जो है माउंट एवरेस्ट को ही बोलते हैं, ये नेपाल में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भारत में स्थित नहीं है। फिर ये क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो भारत में अवस्थित है, तो नामचा पर्वत तो भारत में है, और यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। ये नामचा पर्वत जो है ना, ये थोड़ा सा मिक्सअप है, क्योंकि तिब्बत वाला एरिया में है ये, और गुरला मांधवता भी तिब्बत वाला एरिया में है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, तो गौरलाटा जो है सामरी पार्ट में स्थित है। फिर हम यहाँ पे मैचिंग वाला देख लेंगे, तमिलनाडु का हो जाएगा डोडा बेटा। फिर देख लेंगे यहाँ पे, और राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर। फिर देख लेंगे हम लोग यहाँ पे नागालैंड बचा ना, नागालैंड में हो जाएगा सारामती, नागालैंड में, और मध्य प्रदेश में हो जाएगा धूपगढ़। ये होगा मैचिंग का फॉर्मूला। और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे घाटी। अब हम लोग चलेंगे घाटी पे, घाटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ओके। और सारा कुछ ठीक है। तो कुल्लू घाटी जो है जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, कौन सा है, यहाँ पे धौलाधर और पीर पंजाल हो जाएगा। आप मैप में देखोगे तो पीर पंजाल, लेकिन यहाँ पे है काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, यहाँ पे पीर पंजाल, ठीक है। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा, सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल और धौलाधर वाला जो इलाका है ना, वहाँ पे आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलेगा। फिर देख लेते हैं हम लोग नेलांग घाटी कहाँ है, तो नेलांग घाटी जो है आपको उत्तराखंड में जो है अवस्थित है, और ये जो है इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार, ठीक है। नेलांग घाटी उत्तराखंड का, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में जो फ्लड वगैरह आता है, ठीक, वहाँ पे जो बादल फटने की जो घटना है, भूस्खलन की जो समस्या है, इन कारणों से जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये आप लोग देख के रखिएगा इसको। फिर देखना हमें मैचिंग करना है, मरखा घाटी जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, मरखा घाटी। फिर देखना है हमें जुक्कू घाटी जो है, जुक्कू, वो नागालैंड में है। फिर है सांगला, सांगला कौन सा है, सांगला है आपका हिमाचल प्रदेश में, और युथांग है जो है सिक्किम में। ये मैचिंग वाला है, याद रखिएगा इसको। मरखा कहाँ, जम्मू कश्मीर, जुक्कू नागालैंड, युथांग जो है सिक्किम, और सांगला जो है हिमाचल प्रदेश। फिर देख लेते हैं हम लोग ये वाला को, निम्नलिखित में से विचार करना है हमें। तो देखिए, ये जो मौन घाटी, इसको साइलेंट वैली बोलते हैं ना, राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कुडाव जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रयास किया गया, बिल्कुल सही, ये न्यूज में रहा था उस वक्त, जब न्यूज में था तो क्वेश्चन पूछा गया था। कुंती नदी मौन घाटी जो साइलेंट वैली है, वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। भारत में जो शांत घाटी है कहाँ पे स्थित है, जो साइलेंट वैली है केरल में स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ का जो पीसीएस था 2019 में पूछा गया है, तो हाल फिलहाल में ये जो है न्यूज में था तो पूछ लिया गया था। अब हम लोग पासेस को देखेंगे, दर्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर 20-25 में क्वेश्चन कर लेंगे ना, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, तो सही नहीं है, देखिए चांगला जो है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है, बॉमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है, लेकिन सेलांग जो उत्तराखंड में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ओके, आंसर ये हो जाएगा। और माफ कीजिएगा, सेलोंग जो है जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है, सेलोंग, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। फिर पालघाट जो है ये भी पासेस है, निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी जो है वहाँ पे स्थित है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे आपको पालघाट देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीलगिरी है और यहाँ पे अन्नामलाई, इसी के बीच में जो लाई करता है आपका कौन, पालघाट। फिर देखना है कौन सा सम्मेलन नहीं है, मतलब सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भोरघाट, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भोरघाट जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये आपका कहाँ है, ये साउथ वाला एरिया में है, महाराष्ट्र में आपका ये, ठीक है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, और यही जो नाथुला जो है आपका चाइना और
भारत के बीच में जो व्यापार के लिए जो पासेस है ना, यही है, पालघाट केरल में हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा दर्रा जो पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? देखिए खैबर दर्रा तो पाकिस्तान में थी, होगा नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। थालघाट, बोरघाट, पालघाट जो है आपका पश्चिम घाट में देखने को मिलेगा। फिर निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे लिपू लेक हो जाएगा। लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और सिपकिला तो हिमाचल प्रदेश, जो जिला कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है। फिर देखना सिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, यहाँ पे हमको नहीं फाइन करना है, गलत वाला। बॉम्बडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। नाथुला मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में है, तो आप इन्हें याद रखिएगा, सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे। फिर देख लेते हैं नाथुला किस राज्य में है, तो सिक्किम में अवस्थित है। और सारे क्योंकि एग्जाम का काफ़ी दिन नहीं बच रहा है, अब रिविजन का प्रेशर बन रहा है माइंड पे सभी विद्यार्थियों का, ठीक है, इस प्रेशर को हम भी समझ रहे हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? यहाँ पे नाथुला जो है अरुणाचल नहीं बल्कि सिक्किम होगा। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है ना, यही तो है, घटना चक्र से बनाने का क्या फ़ायदा होता है ना, रिविजन अच्छा हो जाता है। अगर आप पढ़े हुए बढ़िया से और फिर उसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं या प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना, तो लगभग आप 70 से 80% जो है ना आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। बहुत लोगों को बाद में ये चीज़ समझ में आता है घटना चक्र का महत्व। स्टार्टिंग में तो काफ़ी इंस्टीट्यूट पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं। घटना चक्र जो है ना सेल्फ स्टडी के लिए एक बेहतर बुक है, बशर्ते कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ये हो जाएगा जोजिला, ठीक है, ले जाना होना तो जोजिला दर्रे से आप निकल सकते हैं। फिर देखेंगे कि 2006 में लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा जो है एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो नाथुला दर्रा, ठीक है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो जो व्यापार के लिए जो दर्रे का यूज़ किया जाता है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बनिहाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, ठीक है, और सिक्की जो है हिमाचल प्रदेश में, नित्ती जो है आपका उत्तराखंड में। देखिए कभी पूछ देता है बनिहाल, नाथुला, नित्ती, सिक्की जो चर्चा में रहता है वो क्या है? पासेस हैं, घाटियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें, नन ऑफ द एबव, तो ये सब क्या है? पासेस हैं। पासेस क्या होता है? ये मालिक पहाड़ है, ये पहाड़ है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता है ना, इसी को पासेस बोलते हैं। फिर हम लोग को फिर से मैचिंग करना है, ठीक है, मैचिंग में क्या करना है, जैसे ए मिला लेते हैं हम लोग। सिपकिला क्या है? अरुणाचल, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। फिर है बूमला क्या है? जेलेपला और मुलिंगला। जेलेपली बूमला क्या हो जाएगा? ठीक है, बूमला का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, जेलेपला सिक्किम हो जाएगा और मुलिंगला जो उत्तराखंड में हो जाएगा। तो मैचिंग हो गया हमारा। फिर देख लेते हैं यहाँ पे मैचिंग करना है। नाथुला हमारा सिक्किम में है, बिल्कुल सही, जो जिला जम्मू कश्मीर में है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में हो गया माना। और कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ यहाँ भी देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए सिपकिला जो है जम्मू कश्मीर नहीं है बल्कि कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। बॉमडीला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला जो है सिक्किम। माना और नीति कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। तो आप देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है, सिपकिला तो हिमाचल प्रदेश, जेलेपला तो सिक्किम में, नाथुला भी सिक्किम में। फिर लिपू लेक जो है कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड का एरिया में मिलेगा देखने को। फिर कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए नाथुला जो है अरुणाचल नहीं बल्कि सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे। लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, बिल्कुल सही। फिर देख लेते हैं हम लोग मानव दर्रा कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। नीति भी कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। फिर चर्चा में रहा किगरी विगरी नीति और माना क्या है? तो ये दर्रे हैं, पासेस है, ये यही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ा देर पहले। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपको अरेंज करना है। तो देखिए हमको नहीं पता, चारों में से अगर सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा। इतना पता है ना कि बॉम्बडिला का है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश का है यहाँ पे। ये थर्ड वाला तो लास्ट में होना चाहिए, तो देखिए थर्ड वाला लास्ट में है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये सॉल्व करना हम लोग को। वह दर्रा बताइए जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे अधिक जो है ऊंचाई पे वो वहाँ पे जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक हो जा रहा है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण पासेस को। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हिमरेखा और हिमनद।